भी उनके स्वभाव और बुरे बर्ताव के कारण उनकी चूड़ियां नहीं बिकती। कोई भी पक्षी उनसे चूड़ियां नहीं खरीदता और सब गोरी को 2-4 बात सुनाकर वहाँ से चले जाते। गोरी गुस्से में अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, इस बार तो हम रानो चिड़िया की चूड़ी बेचने लाए थे, फिर भी हमारी चूड़ी नहीं बिकी। जरूर रानो चिड़िया कुछ न कुछ टोटका करती होगी, तभी उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। ये कहकर वो दोनों पति पत्नी अपने घोंसले की ओर चले जाते हैं और जाते ही देखते हैं कि उनके घोंसले पर आग लग गई होती है और पूरा घोंसला आग की लपटों में जल रहा होता है। ये देखकर कालू और गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऊपर वाले, ये क्या हो गया? हमारा ये घर कैसे जल गया? आग कैसे लग गई हमारे घोंसले में? अब हम कहाँ रहेंगे? और वैसे भी बारिश के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब चाहे बरस जाए। हम तो बेघर हो गए। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे रानो बहन, कालू भैया, अपने आप को संभालो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना। आप दोनों मेरे साथ मेरे जादुई चूड़ियों के घर में रहना। तुम कितनी अच्छी हो रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी चूड़ियाँ चोरी की, इसी की सजा हमें मिल रही है। हमें माफ कर दो, हमने लालच में आकर पाप कर दिया। ये सुनकर रानो चिड़िया गोरी और कालू को समझाती है। देखा, कालू और गोरी, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। खैर कोई बात नहीं, अब तुम सब पक्षियों से अच्छे से बात करना और सबकी इज्जत करना देखना, तुम्हारी चूड़ियाँ भी बिकने लगेंगी। ये कहकर रानो चिड़िया कालू और गोरी को अपने जादुई चूड़ियों के घर में ले आती है। फिर वो तीनों मिलकर चूड़ियाँ बेचने का व्यापार करते हैं और खुशी खुशी चूड़ियों के घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। एक और बात, हमेशा हमें हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार और विनम्रता से बात करनी चाहिए। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सुंदरवन एक बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में सभी जीवों की रक्षक एक जादुई चिड़िया रानी का राज था। वह चिड़िया बहुत खूबसूरत और वो बहुत अक्लमंद थी। जंगल के सभी पक्षी और जानवर रानी चिड़िया से बहुत खुश थे, क्योंकि रानी चिड़िया किसी के साथ भी भेदभाव और अन्याय नहीं करती थी। वो अकेले ही पूरे साम्राज्य को संभालती थी। चिड़िया रानी का एक मंत्री भी था, जिसका नाम हुक्म था। हुक्म सिंह चिड़िया रानी का काफी ज्यादा ध्यान रखता था, लेकिन चिड़िया रानी की अभी तक किसी से भी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि चिड़िया रानी अपना पूरा ध्यान जीवों की रक्षा पर लगाया करती थी। एक दिन चिड़िया रानी की माँ आती है। बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन तुम कब तक अकेले इस जंगल की रक्षा कर पाओगी? बेटा, तुम किसी ईमानदार पक्षी से विवाह कर लो। मैं जंगल की सैर करने जा रही हूँ, जब तक तुम सोच लो रानी चिड़िया। सुनो मंत्री कौवा, मुझे लगता है कि मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए? आपकी माँ बिल्कुल सही कह रही है। आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य द्वारा इस जंगल में प्रवेश और जीवों की हत्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह तो बड़ी गंभीर बात है। ठीक है, तुम ऐसा करो, पूरे जंगल को यह सूचना दे दो कि जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है वह यहाँ आ जाए। जी बिल्कुल चिड़िया रानी। फिर हुक्म सिंह कौवा एक सूचक को ये सूचना पूरे जंगल में कहने को बोलता है। सुनो सुनो सुनो, जो भी चिड़िया रानी से विवाह करना चाहता है वो रानी के दरबार में चला जाए। विवाह रानी जी के फैसले अनुसार होगा। सुनो सुनो सुनो। कुछ देर बाद दो चिड़े चिड़िया रानी से विवाह करने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे माँ जी, ये दो चिड़े मुझसे शादी करने के लिए आए हैं, इनमें से मैं किससे विवाह करूं? अपना अपना परिचय दो। महारानी जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपने मुझसे शादी कर ली तो मैं आपका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा और किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। महारानी जी, मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी रक्षा के साथ साथ इस जंगल के सभी जीवों की जान से ज्यादा सेवा करूँ। इस राज्य पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा और इस राज्य के सभी पक्षियों को मैं हमेशा खुश रखूंगा। रानी माँ उन दोनों चिड़ों की बात सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन फिर भी यह फैसला नहीं कर पाती कि इन दोनों चिड़ों में से ज्यादा ईमानदार कौन सा है और चिड़िया रानी इन दोनों में से किस वर से शादी करें। तभी रानी माँ के दिमाग में एक उपाय आता है।
तुम दोनों में से कौन ईमानदार और चिड़िया रानी से विवाह करने योग्य है, ये तो एक प्रतियोगिता से पता चलेगा। तुम दोनों को एक पोटली दी जाएगी जिनमें सैकड़ों सोने के सिक्के होंगे। तुम दोनों में से जो सबसे ईमानदारी से असली और बेशकीमती हीरो का हार लाएगा वही महारानी से विवाह करेगा। हाँ, यह बहुत अच्छा उपाय है रानी माँ। हमें मंजूर है रानी माँ। सुनो मंत्री कौवा, सोने के सिक्के से भरी 2 पोटली ले आओ। जी बिल्कुल महारानी जी, अभी लाता हूँ। फिर दोनों चिड़े इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनो सुनो, कुछ देर में ये प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। इन दोनों चिड़ों में से पहले जो हीरो का हार लाएगा वही महारानी जी से शादी करेगा। बस महारानी जी के कहने पर यह प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। प्रतियोगिता शुरू करो। महारानी जी ने बोल दिया है, प्रतियोगिता शुरू करो। सुन बे, तू अपने घर चला जा। तुझे क्या लगता है तू मुझसे जीत जाएगा? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि पूरा यकीन है कि ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। कुछ देर बाद सबसे पहले टुन्नू सुनहार की दुकान पर पहुंच जाता है। सुनो सुनार भाई, मुझे जल्दी से हीरो का हार दे दो जो बिल्कुल बेशकीमती और असली हो। क्षमा करना टुन्नू भाई, शायद आपको पता नहीं कि मेरे पास नकली हार मिलते हैं जो देखने में असली होते हैं और सस्ते भी। अगर आपको असली हीरो का हार चाहिए तो आपको इस जंगल से बहुत दूर कालू सुनार के पास जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको बेशकीमती हार मिलेंगे। अरे नहीं, यहाँ तो नकली हीरो के हार मिलते हैं। अगर मैंने रानी जी को यह दे दिया तो ये रानी जी के साथ धोखा होगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं रानी जी को असली हीरो का हार लाकर ही दूंगा, बेशक कितनी भी दूर जाना पड़े। धन्यवाद भाई। टुन्नू इतना ईमानदार था कि वह चिड़िया रानी को धोखा न देने के लिए असली हीरो के हार लेने बहुत दूर जाने लगा। यह जानकर भी उसे बहुत देर हो जाएगी। तभी भूरा भी सुनहार की दुकान पर पहुंच जाता है। सुनो सुनार भाई, मुझे जल्दी से असली और बेशकीमती हीरो का हार चाहिए। क्षमा करना भाई, मेरे पास असली हीरो के हार नहीं मिलते, मेरे पास नकली हीरो के हार मिलते हैं। अगर आपको असली हीरो के हार चाहिए तो आपको जंगल से दूर कालू सुनहार के पास जाना होगा। वह असली और बेशकीमती हीरो वाले हार बेचते हैं। अरे नहीं, अगर मैं असली हार लेने दूर गया तो मुझे बहुत देर हो जाएगी और मैं टुन्नू से हार जाऊंगा। सुनो सुनार भाई, मुझे एक हार चाहिए जो बिल्कुल असली दिखना चाहिए। जी बिल्कुल भूरा भाई, अभी देता हूँ। वह सुनहार नकली हीरो का हार भूरा को दे देता है और भूरा तेजी से महारानी के पास दूध धने लगता है। वही टुन्नू असली हार लेने के लिए जंगल से बहुत दूर निकाल जाता है। सुनो सुनार भाई, जल्दी से मुझे असली और बेशकीमती हीरो का हार दे दो। सभी दर्शक बेसब्री से भूरा और टुन्नू की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो देखो, कोई आ रहा है, कोई प्रतियोगी आ रहा है। भूरा नकली हार लेकर रानी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, महारानी जी देखिए, मैं सबसे पहले असली हीरो का हार ले आया। अब आपको नियम अनुसार मुझसे विवाह कर लेना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपसे शादी करके, लेकिन नियम अनुसार हमें अगले प्रतियोगी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन महारानी जी, मुझे नहीं लगता कि वह आएगा, क्योंकि मैंने खुद उसे सारे सोने के सिक्के लेकर जंगल से बाहर भागते हुए देखा है। उसने आपके साथ साथ पूरे जंगल के साथ विश्वासघात किया है। हाँ महारानी जी, मैंने भी उसे इस जंगल से बाहर जाते देखा है। मुझे भी यही लगता है कि वह धोखेबाज था और वह सारे सोने के सिक्कों के लालच में भाग गया। अगर ऐसा है तो यह बहुत गलत है। मुझे भी यही लगता है कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा। सुनो सूचक, सभी को सूचना दे दो कि कल मैं भूरा के साथ विवाह करूंगी। सुनो साथियों सुनो, रानी जी ने घोषणा कर दी है, वह कल भूरा चिड़ा के साथ विवाह करेंगी। तभी टुन्नू हांफता हुआ वहाँ आ जाता है। क्षमा करना महारानी जी, मुझे देर हो गई। मुझे असली हीरो का हार लेने के लिए कालू सुनार के पास जाना पड़ा, क्योंकि इस जंगल में तोताराम सुनार नकली हीरो का हार बेच रहा था। लेकिन टुन्नू, तूने बहुत देर कर दी। मैं तुझसे पहले ही असली हीरो का हार ले आया हूँ और अब महारानी जी मुझसे ही विवाह करेंगी। लेकिन महारानी जी, मेरा हार असली है, क्योंकि इस जंगल में असली हार मिलते ही नहीं। चुप हो जाओ तुम दोनों। किसका हार नकली और असली है यह तो सिर्फ एक ही पक्षी बता सकता है। फिर चिड़िया रानी उसी कालू सुनहार को बुलाती है जिसे असली और नकली हार की पहचान होती है। सुनो कालू सुनहार, आप इन हीरों के हार की जांच करें और हमें यह बताइए कि इनमें से असली और नकली हीरो का हार कौन सा है। जी महारानी जी, मैं अभी इन हीरो की जांच करता हूँ।
फिर कालू सुनहार दोनों हारों को काफी देर तक देखता है और तभी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। महारानी जी, इनमें से सिर्फ एक का ही असली हार है और वह हार टुन्नू चिड़ा का है। झूठ का पर्दाफाश हुआ और सच्चाई उजागर हुई है। टुन्नू का असली हार है और भूरा का नकली। भूरा, तुम एकदम बेईमान, धोखेबाज और लालची। तुम मुझसे शादी किया। तुम इस जंगल में रहने लायक भी नहीं हो। अभी इसी वक्त यह जंगल छोड़कर चले जाओ। भूरा बहुत गुस्सा होता है और फिर कभी इस जंगल में दिखाई नहीं देता। अगले दिन रानी चिड़िया टुन्नू से शादी कर लेती है और टुन्नू जंगल का राजा बन जाता है। सभी पक्षी टुन्नू के राज्य बनने से बहुत खुश होते हैं। गौरी बहन, आज या कल में हमारे अंडों से हमारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। और गौरी बहन, मैंने देखा है कि आप अपने अंडे के पास बहुत कम बैठती हो। अब अगर आपने अंडे को गरमाइश ना दी तो आपका अंडा खराब भी हो सकता है। चिड़िया, तुमसे दो बातें क्या हंसकर कर ली। तुम तो मुझे भाषण ही देने लगी हो। जाओ और अपना काम करो, मुझे सब पता है। अगर आपको सब पता हो तो आप ऐसे अपने अंडे को अकेला छोड़कर बाहर आवारा ना घूमती फिरो। मैं तो अपने अंडे को तभी छोड़ती हूँ जब मैं नदी से पानी पीने आती हूँ। ये कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गौरी कोवी भी अपने घर चली जाती है। तुम इतनी देर से कहाँ थी? जब मैं भोजन लेकर आया था तो हमारा अंडा अकेला था। ऐसे हमारा अंडा खराब हो जाएगा। ये बात तुमसे रानो चिड़िया ने कही होगी। सुनो, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे पहले से ही पता है, अगर हमारा अंडा खराब हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अंडे पर बैठ जाया करो। और भोजन तुम ले आया करो। खाते समय तो मेरे हिस्से का भी खा जाती हो और अंडे पर बैठने के लिए डर रही हो। जी, मुझे आज सुबह अपने अंडे के अंदर से बच्चे की आवाज सुनाई दी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब हमारे अंडे में से बच्चा बाहर आने ही वाला है। जब आप नदी से पानी पीने गई थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था और मुझे तो ऐसा लगा था कि कोई मुझे पापा पापा कहकर बुला रहा है। बेटा है या बेटी, बहुत शरारती है ये और बहुत तेज है मेरा बच्चा। रात होती है और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन जब कालू कौवा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि गोरी कौवी घोंसले में नहीं है और वो काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। ये गोरी तो आज सुबह सुबह ही अंडे को अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चली गई है, जबकि मैंने कल उसे समझाया था कि हमारा अंडा खराब हो जाएगा। न जाने क्यों ना ही ये अपने अंडे का ख्याल रखती है। अब मैं कहाँ ढूंढूं इसे? ऐसे अपने अंडे को अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकता हूँ। फिर वो ऐसे दोपहर तक अंडे के पास बैठा रहता है और उसे पानी पीने भी जाना था। अगर मुझे पता होता कि गोरी तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। फिर दूर से उसे रानो चिड़िया का पति भूरा चिड़ा आता हुआ दिखाई देता है। तब कालू उसे आवाज देता है। क्या हुआ कालू जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? यार, आज मेरी पत्नी गोरी सुबह से ही कहीं घूमने चली गई है और अब तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत प्यास भी लगी है। क्या आप गोरी को ढूंढ कर यहाँ ला सकते हो? मैं रानो के लिए नदी से पानी लेने जा रहा हूँ। हमारे घर में भी अंडा है। एक मेरी पत्नी है जो नदी पर जाना भी बंद कर दिया है और एक आपकी पत्नी है कि उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। वो मेरी पत्नी, वो मेरी एक नहीं सुनती। क्या करूँ? अभी मैं पहले अपनी पत्नी को नदी से पानी दे आऊँ, फिर मैं देखता हूँ। अगर गोरी मिल गई तो मैं उसे घर भेजता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। रानो, आप ये पानी लें और मैं गोरी को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या गोरी कहीं खो गई है? मुझे रास्ते में कालू मिला था। वो सुबह से अपने अंडे के पास बैठा हुआ है और गोरी पता नहीं कहाँ चली गई है, इसलिए उसने ही मुझे गोरी को ढूंढ कर लाने को कहा है। वो तो ऐसी ही बेशर्म है, वो कभी अपने अंडे के पास नहीं बैठती। आप पहाड़ों की तरफ जाकर देखना, मुझे पूरा विश्वास है वो कबूतर और तोते के साथ चुप्पन छिपाई खेल रही होगी। फिर रानो चिड़िया का पति वहाँ से चला जाता है। 1 2 3 4 5, मैं आ गई, सब छिप जाओ। गोरी, तुम थोड़ी शर्म करो। तुम यहाँ बच्चों की तरह खेल रही हो और वो कालू बेचारा प्यास से मर रहा है। जाओ जाकर अंडे पर बैठो, वो कालू तुम्हें बुला रहा है। तभी कबूतर और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। हमने तो इनसे कई बार कहा कि गोरी बहन आप अपने घर जाओ और अपने अंडे पर बैठो, पर इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। तुम सब पापा पक्षी बहुत बुरे हो। क्या अंडे पर